Hello and welcome everyone. I'm your science teacher Himrita Chandolia. Students, today we are going to start another chapter of class 8 science, that is chapter number 8, and name of chapter is cell structure and functions. Students, the word cell is not new for you. In your previous classes, in your previous chapters, you already heard and learned about the word cell, isn't it? तो आज हम इसके बारे में थोड़ा और अपनी knowledge को improve करेंगे. Is that clear? Students, in this video we are going to discuss the structure of cell and the function of cell. Before that, we have to know about how a cell discovered earlier, okay, and how many types of cells are there, or on the basis of the number of cells how we can classify the organisms. Okay, so students, आज का session start करते हैं with cell discovery और cell types के basis पे. Okay, students, in our surrounding we are having lots of things. अब ये lots of things living भी हो सकती हैं और non living भी हो सकती हैं. Okay, living कौन? Plants, animals, we. ओके, एंड यू ऑल नो दैट कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं दे आर परफॉर्मिंग सर्टेन बेसिक फंक्शंस. और वो सर्टेन बेसिक फंक्शंस क्या हैं? अब हम लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस नहीं पढ़ेंगे बेटा, बट जो लिविंग थिंग्स होती हैं जिनको हम लिविंग कहते हैं दे परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस जस्ट लाइक रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, अब बच्चा ये जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं इनके पास एक कॉमन चीज़ होती है, एंड दैट कॉमन थिंग, दैट कॉमन पार्ट इज कॉल्ड सेल. फाइन, उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं. लिविंग थिंग में चाहे एक एनिमल हो, चाहे एक प्लांट हो, चाहे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, दे ऑल आर हैविंग अ सिंगल कॉमन थिंग एंड दैट इज नोन एज सेल. इज दैट क्लियर एवरीबडी? स्टूडेंट्स, अब हम सेल को कैसे समझें कि सेल को एग्जैक्टली हम समझें कैसे कि होता क्या है. आप लोगों ने घर में देखा है जब हमारा घर बनना स्टार्ट होता है तो हमारे घर में जो दीवारें होती हैं दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स, इजंट इट? एक एक जो ईंट होती है, जो ब्रिक होती है, वो ऐड होके असेंबल होके ऐसे हमारी बिल्डिंग तैयार होती है, इजंट इट? तो हम यहाँ क्या कहते हैं कि ये जो ब्रिक्स हैं दे आर assembled टू मेक अ बिल्डिंग. इन द सेम वे सेल्स, बहुत सारे सेल्स एक साथ assemble होते हैं और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं. समझ में आ गया? वी कैन ईजीली कंपेयर अ सेल एंड अ ब्रिक. ओके, आपकी जो ईंट जो काम कर रही है एक बिल्डिंग के फॉर्मेशन में, वही एक सेल काम करता है एक बॉडी के फॉर्मेशन में. इज दैट क्लियर? दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग सेल द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 8. बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ किसको कहते हैं? सेल्स को. अब ये जो स्ट्रक्चर है, ऐसा एक स्ट्रक्चर हम लोग भी ऑब्टेन कर सकते हैं या हम लोग भी उसको देख सकते हैं. डिस्कवरी ऑफ सेल में हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, इजंट इट? अब हम इसको कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं सेम स्ट्रक्चर, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं. फॉर दैट वी हैव टू डू अ एक्टिविटी. अब ये एक्टिविटी बहुत ईजी है, मैं पहले आपको अच्छे से समझा देती हूँ. वट यू हैव टू टेक एन ऑनियन, कट इंटू 2 पीसेज एंड टेक आउट अ पील. ओके, अब वो पील क्या होता है? 2 ऑनियन लेयर्स के बीच में एक पतली सी सेमी ट्रांसपेरेंट एक लेयर होती है, आपको उसको निकालना है. फाइन, जो स्किन होती है ना उसको निकालना है. कभी जब प्याज को ऐसे काटते हो ना तो उसके बीच 2 लेयर्स के बीच में एक पतली सी एक लेयर होती है, उसको, जिसको हम झिल्ली कहते हैं, दैट इज पील. ओके फाइन. अब उसके बाद आपको क्या करना है? उस पील को निकाल के विद द हेल्प ऑफ फॉर्सेप यू हैव टू पुट इन द वाटर, पानी में डाल देना है. ठीक है, हमारे पास अगर ये सब वॉच ग्लास वगैरह नहीं है तो वी कैन पुट इट इन द बाउल. ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे बच्चा? आप उसको एक स्लाइड के ऊपर रखेंगे विद द वाटर, क्योंकि अगर हम उसे पानी में नहीं रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी? सूख जाएगी. समझ में आ रहा है? और उस पील को भी हम उस ग्लास स्लाइड के ऊपर रख देते हैं. ग्लास स्लाइड सबको पता है ना कैसी होती है? ऐसी होती है. ठीक है,
उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो पील है उसके ऊपर हम आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप डालेंगे। अब आयोडीन सॉल्यूशन क्यों डालते हैं, बिकॉज बेटा वो ट्रांसपेरेंट है। अगर हमें कुछ भी ऑब्जर्व करना है तो हमें उसको स्टेन करने की ज़रूरत होती है, उसको डाई करने की ज़रूरत होती है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग आयोडीन सॉल्यूशन। और आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद हम उसे क्या करेंगे, कवर स्लिप से कवर कर देंगे। छोटा सा जो हमारा एक ऐसे कवर स्लिप्स आती हैं, ठीक है, जो ग्लास की बनी हुई होती हैं, विद द हेल्प ऑफ द माउंटिंग निडल हम उसको कवर कर देंगे। फाइन, आई होप ऑल दीज एक्टिविटीज़ शुड बी डन एट योर स्कूल, ओके। और उसके बाद हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, लोअर पावर से सीधे सीधे हाई पावर पे जाके। और फाइनली जब हमारी स्लाइड प्रिपेयर हो जाती है तब हमें कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है बच्चा, जस्ट लाइक दैट। अब इस स्ट्रक्चर को उस आपकी बिल्डिंग वाले स्ट्रक्चर से कंपेयर करो, उसमें क्या था, आपकी एक ईंट दूसरी ईंट से जुड़ी हुई थी। In the same manner, here you can observe the onion peel cells here. Have a look. Is that clear? So, यहाँ पर जो सारे स्ट्रक्चर हैं वो एक दूसरे से सिमिलर हैं, बिल्कुल एक दूसरे जैसे ही हैं। In this way, we can observe the cells in onion peel. Is that clear? Students, let's discuss about the discovery of cell. How cell was discovered and who discovered the cell? Okay. Students, in 1665, there was a scientist और उनका नाम था रॉबर्ट हुक. Have a look. He is Robert Hooke. Okay. इन्होंने कॉक स्लाइस को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया और इन्होंने देखा कि जो कॉक स्लाइस है उसमें क्या है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं। समझ में आ रहा है? इन 1665 रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व अ थिन स्लाइस ऑफ कॉक। अब कॉक क्या होता है? कॉक इज अ बार्क ऑफ ट्री। समझ में आ गया? कॉक इज अ बार्क ऑफ ट्री। इन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर उसकी बिल्कुल पतली सी स्लाइस को ऑब्जर्व किया और इन्होंने नोटिस किया कि इस स्लाइस में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं। अब ये जो कंपार्टमेंट्स है ना बेटा, ये बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है, उसके अंदर हनी कॉम्ब जो होता है उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक दिस। इज दैट क्लियर? एंड दीज बॉक्सेस, अब ये जो एक बॉक्स है ये दूसरे बॉक्स से अलग है। अलग मतलब अलग हुआ है बाय अ वॉल पार्टीशन। ठीक है, एक सेल दूसरे सेल से सेपरेट हुआ है बाय अ वॉल पार्टीशन और इन्होंने इन कंपार्टमेंट्स को नाम दिया सेल। समझ में आ गया? Robert Hooke coined the term cell. In 1665, Robert Hooke observed a thin slice of cork under the microscope and he noticed some small compartments, and these compartments are look like just honeycomb. Okay? और इन compartments को उन्होंने नाम क्या दिया? सेल। और एक अमेजिंग सी चीज़ बताऊं, ये जो बार्क सेल इन्होंने ये जो स्लाइस ऑफ कॉक इन्होंने ऑब्जर्व करी, इसके अंदर जो सेल्स थे वो कैसे थे? डेड सेल्स थे। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? समझ में आ गया हाउ सेल वॉज डिस्कवर्ड अर्लियर? स्टूडेंट्स, अब ये सेल होता क्या है, अब हम इसको जानते हैं। एक्चुअली सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स लाइफ सिस्टम और एनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ लाइफ। समझ में आ गया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद हमें ये रखनी है क्लास 8 कि सेल क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी लाइफ स्ट्रक्चर की। समझ में आ गया? चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। इज दैट क्लियर? सो सेल इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ लाइफ और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। समझ में आ गया? स्टूडेंट्स, अब ये जो सेल हैं ये कैसे भी शेप के हो सकते हैं, इनकी साइज कैसे भी हो सकती है। समझ में आ रहा है? सो द सेल्स आर और दे मे बी ऑफ डिफरेंट साइज एंड दे कैन वेरी इन नंबर। समझ में आ रहा है? किसी में नंबर्स कम हो सकते हैं, किसी में नंबर ज़्यादा हो सकते हैं, किसी सेल का साइज़ छोटा हो सकता है, किसी सेल का साइज़ बड़ा हो सकता है, किसी का शेप ओवल हो सकता है, किसी का शेप अलग हो सकता है।
समझ में आ गया? दे वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर्स। फाइन। स्टूडेंट्स, आपने कभी मुर्गी का अंडा देखा है? वो जो मुर्गी का अंडा होता है, द हैंस एग इज अ सिंगल सेल। ठीक है, वो एक सिंगल सेल है, ये ध्यान रखना। वी विल डिस्कस इट अबाउट लेटर। अब ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर्स ऑफ सेल वी डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू टू टाइप। ओके, अब ये टू टाइप्स हमने पहले भी पढ़ रखा है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। समझ में आ गया? अब यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टीसेलुलर क्या होता है बेटा? लेट्स डिस्कस वन बाय वन। यूनी का मतलब क्या होता है? वन, और cellular means cell. We already had discussed about amoeba and paramecium in our previous chapters बच्चा पार्टी। अब amoeba और paramecium के बारे में हम क्या कहते हैं? They are unicellular. That means they are made up of single cell. ध्यान रखना, यूनी वन। वो ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से बने हुए हैं उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम। ओके, अब ऐसा नहीं है कि ये सिंगल सेल से बने हुए हैं तो इनकी बॉडी के अंदर हमारे जैसे फंक्शंस नहीं होंगे। हमने क्लास 7th में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में पढ़ा था कि अमीबा के अंदर भी न्यूट्रिशन प्रोसेस होती है, वो डाइजेशन भी करता है, एब्जॉर्प्शन भी करता है। समझ में आ गया? सो इट डजेंट मीन दैट कि दे विल नॉट डू द ऑल basic operation. Okay, so students, we can say that with a single cell they can carry out all the life processes, or all the life process क्या है? They can capture their food, they can digest it, they can respire, excrete, grow and reproduce. Is that clear? समझ में आ गया? और अमीबा का तो हमने पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है? So it's not a difficult thing. Students, along with unicellular we are having multicellular organism. अब मल्टी में कुछ ज़्यादा है ही नहीं, वो organisms जिनके जो more than one cell से बने हुए होते हैं। Multi means many and cellular means cell. The organisms which are made up of more than one cell, like us, like plants, like animals. समझ में आ गया? All these organisms are मल्टीसेलुलर। सो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का कंसेप्ट क्लियर है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो एक सेल से बने होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। ओके बच्चा, अब हम डिस्कस करते हैं शेप ऑफ सेल्स को। समझ में आ गया? अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो सेल है किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो डिफरेंट हो सकते हैं, वो शेप में डिफरेंट हो सकते हैं, वो नंबर में डिफरेंट हो सकते हैं, वो साइज में डिफरेंट हो सकते हैं। इसी तरह जो शेप ऑफ सेल है ये भी वेरी करती है। ये ओवल हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं, स्पैरिकल हो सकते हैं, इलोंगेटेड हो सकते हैं, स्पिंडल शेप हो सकते हैं, ये ब्रांच भी हो सकते हैं। हम सबका एक एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्पैरिकल रेड ब्लड सेल। हमारे ब्लड के अंदर WBCs, RBCs होते हैं। दिस इज योर RBC। समझ में आ गया? अब RBCs का कलर तो रेड होता है क्योंकि रेड ब्लड सेल है। इनका शेप कैसा होता है बेटा? स्पैरिकल। याद रखना। समझ में आ गया? सेकंड हम डिस्कस करते हैं स्पिंडल शेप मसल सेल। हमारे मसल्स में जो सेल होते हैं वो स्पिंडल शेप होते हैं। स्पिंडल शेप का मतलब क्या होता है कि दोनों एंड से ये क्या है? एलोंगेटेड है, लंबे हैं, एंड इन सेंटर इट इज न्यूक्लियस। फाइन। स्पिंडल शेप मीन्स एट द बोथ एंड्स दे आर एलोंगेटेड, और बीच में कैसे हैं? ब्रॉड हैं। समझ में आ गया? और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? हमारा मसल सेल। ओके, नेक्स्ट वन इज लॉन्ग ब्रांच्ड नर्व सेल। हमारी नर्व्स में जो सेल्स हैं दीज आर नोन एज नर्व सेल्स। ओके, न्यूरॉन। अब इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है बेटा? सबसे पहली चीज़ तो ये लंबे होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। हैव अ लुक हियर। इनके ये जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है तो दे आर कनेक्टेड विद दीज ब्रांचेस। ओके, एंड उनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन क्या है? आपकी ब्रेन को मैसेजेस पहुंचाना और ब्रेन से मैसेजेस को रिसेप्टर ऑर्गन तक
पहुंचाना। आपने कुछ भी चीज़ देखी, दे गिव द मैसेज टू योर ब्रेन दैट वी आर वॉचिंग दैट थिंग, एंड देन दे ऑल्सो गिव द मैसेज टू द रिसेप्टर ऑर्गन। इज दैट क्लियर? सो ये हमारी बॉडी में कंट्रोलिंग और मैनेजिंग का काम करते हैं। कभी तवे पे हाथ रखते हो ना, फटाक से तवे पे से उंगली हटा देते हो, फटाफट से आपके ऑर्गन से मैसेज किया आपके ब्रेन के पास, ब्रेन ने आपके रिसेप्टर ऑर्गन को बोला फटाफट से हाथ हटाओ। सो दिस इज द कोऑर्डिनेशन। सो नर्व सेल्स मेंटेन द कोऑर्डिनेशन इन बॉडी। इज दैट क्लियर? कैसे होते हैं? लॉन्ग, ब्रांच्ड। एग्जाम्पल याद रहेगा, नर्व सेल। इज दैट क्लियर? मूव टू द नेक्स्ट टाइप, एंड नेक्स्ट टाइप इज, आप लोगों ने स्टोमेटा पढ़ा है ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। हमारा जो स्टोमा होता है, इट इज़ कवर्ड बाय, वो क्या है, वो ओवल शेप्ड स्टोमा है। इट इज़ कवर्ड बाय किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स। हैव अ लुक हियर, ये आपका ओवल शेप स्टोमा है। इसके जो गार्ड सेल्स होते हैं वो कैसे शेप के होते हैं? किडनी शेप के। इज दैट क्लियर? तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल्स हैं ये बहुत सारे शेप के हो सकते हैं। अब हमने अमीबा पढ़ा था बच्चा। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर। और यूनिसेलुलर का मतलब क्या है कि सिंगल सेल से बना हुआ है। अब ये जो सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है ना, इसका शेप क्या है? इर्रेगुलर। समझ में आ गया? कोई शेप नहीं है। हम इसको ओवल नहीं कह सकते, हम इसको रेक्टेंगुलर नहीं कह सकते, कोई शेप नहीं है। सो द शेप इज इर्रेगुलर। और ये अमीबा हमने पहले भी पढ़ा है, अपना शेप चेंज करता रहता है। अब चेंज कैसे करता है अपना शेप? विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शंस। इसकी बॉडी में प्रोजेक्शंस निकलते हैं, ठीक है, एंड दोज प्रोजेक्शंस आर नोन एज सूडोपोडिया। अब सूडोपोडिया को मैंने क्लास 7th में भी समझाया था कि यू कैन ब्रेक द वर्ड इन 2 पार्ट्स। सूडो मीन्स फॉल्स और पोडिया मीन्स फीट, नकली पैर, झूठे पैर। झूठे मतलब है नहीं, क्योंकि क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इसके पास हमारी तरह वेल डिफाइंड बॉडी नहीं है, बट फंक्शन सारे ऑपरेट करता है। खाना भी खाता है, डाइजेस्ट भी करता है, एब्जॉर्ब भी करता है, अपने आप को इंक्रीज भी करता है, साइज ग्रो भी करता है, रिप्रोड्यूस भी करता है। ठीक है, किसकी हेल्प से करता है? ये मूवमेंट किसकी हेल्प से करता है? सूडोपोडिया की हेल्प से। इसको यहाँ से वहाँ जाना है, हेल्प करेगा। फूड कैप्चर करना है, फूड कैप्चर कैसे करेगा? सूडोपोडिया का शेप चेंज करेगा। ठीक है, जैसे ही फूड ऑब्जेक्ट सामने आया, इट विल कैप्चर इट। हैव अ लुक हियर इन द इमेज। ठीक है, और उसको इंगल्फ कर लेगा। इसकी बॉडी में हमने पहले भी पढ़ा था, क्या होते हैं? वैक्यूल्स होते हैं, फूड वैक्यूल्स होते हैं। इज दैट क्लियर? सो a single cell organism, that is amoeba, it is having irregular body shape. समझ में आ गया? इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि along with oval, spherical, kidney shape, ठीक है, long branch shape, cells also have irregular shapes. Example is अमीबा। क्लास अमीबा के साथ साथ हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स हैं ऐसे सेल्स के जो अपना शेप चेंज कर सकते हैं। और वो एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? लेट्स डिस्कस अनदर वन एग्जाम्पल, एंड दैट इज WBC, दैट इज वाइट ब्लड सेल। इन ह्यूमन ब्लड, हमारे ब्लड में RBC के साथ साथ WBCs भी होते हैं। और WBCs क्या करते हैं? हमारी बॉडी के लिए फाइट करते हैं, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बिल्ड करते हैं। इज दैट क्लियर? अब ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं बेटा, दीज आर द सिंगल सेल्स विच कैन चेंज देयर शेप। इज दैट क्लियर? अब ये अपना शेप अमीबा की तरह चेंज नहीं करते हैं। इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, इट इज नॉट परफॉर्मिंग सच फंक्शंस हियर। ओके, अब हमारे सेल में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं क्लास, और उन कंपोनेंट्स को सेल में कौन कवर करके रखता है, उन्हें कौन शेप प्रोवाइड करता है? इट इज डन बाय अ मेम्ब्रेन। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स ऑल्सो और इन प्लांट सेल्स ऑल्सो। अब प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है, जिसकी वजह से वो उसको शेप देती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमने शेप डिस्कस कर लिया, नंबर ऑफ सेल्स डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करते हैं साइज ऑफ सेल। अब साइज यानी कितना साइज का है? 1 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का है, फाइन। अब
हर ऑर्गेनिज्म में जो सेल का साइज है ये डिफर करता है। समझ में आ रहा है? ये बहुत छोटे भी हो सकते हैं, दैट यू हैव टू मेजर दैम इन माइक्रोन, और ये इतने बड़े भी हो सकते हैं दैट यू कैन मेजर दैम इन फ्यू सेंटीमीटर्स। समझ में आ गया? और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि आपका जो मुर्गी का अंडा है, हैंस एग है, इट इज़ अ सिंगल सेल। अब वो सिंगल सेल का साइज देख लो कितना बड़ा है। जब आप कहेंगे मैम वो जो मुर्गी का अंडा है वो सिंगल सेल होता है, यस, वो जो मुर्गी का अंडा है वो सिंगल सेल है। अब मुर्गी के अंडे में भी सेल कौन सा है? बच्चा पार्टी, यू आर वेन एवर यू आर गोइंग टू बॉयल अ एग, अंडे के अंदर क्या होता है, आप जब उसे बॉईल करेंगे तो उसके बीच में क्या होता है, ये तो होता है यॉल्क, ओके, और ये क्या होता है, ये होता है एल्ब्यूमिन। जब आप इसे बॉईल करते हैं तो ये वाला शेप, ये वाले का तो कलर होता है वाइट, और अंदर जो येलो पार्ट है वो क्या होता है आपका यॉक। इज दैट क्लियर? सो वी कैन से दैट कि जो सेल है उसका साइज माइक्रोन में भी हो सकता है और उसका सेल सेंटीमीटर्स में भी हम मेज़र करते हैं। इज़ दैट क्लियर? अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं कि ये जो छोटे सेल्स होते हैं जिनको हम हमारी नेकेड आइज से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, दे हैव टू और वी हैव टू नीड अ माइक्रोस्कोप और एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस टू ऑब्जर्व दैम। और हमने पहले भी पढ़ा है कि हम किसी भी चीज़ को एनलार्ज करके देखने के लिए या उसका फाइन ऑब्जर्वेशन करने के लिए उसको ऑब्जर्व किसके अंडर में करते हैं? वी आर मैग्निफाइड इट बाय microscope. Is that clear? Or everybody had seen the microscope in their schools, or you might have seen in the pictures also. Okay students, अब छोटे से छोटा सेल कितना साइज का होता है, बड़े से बड़ा सिंगल सेल कितने साइज का होता है? बच्चा पार्टी, जो स्मॉलेस्ट सेल है एक बैक्टीरिया में, दैट इज हैविंग द साइज ऑफ 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। important question है, the question may be asked in your objective type, 0.1 to 0.5 फाइन इन बैक्टीरिया। अब लार्जेस्ट सेल, अब हम बात कर रहे हैं, लार्जेस्ट सेल इज मेजरिंग 170 mm मल्टीप्लाई बाय 130 mm, और ये किसका सिंगल सेल है? ये है एक अंडा ऑस्ट्रिच का। ठीक है, ऑस्ट्रिच बर्ड है ना, इसका जो अंडा है उसका साइज ये है, और ये सबसे लार्जेस्ट सेल है। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट सेल which is having the measurement of 170 mm into 130 mm, and that is the egg of ostrich. Is that clear? सब बच्चों ने ऑस्ट्रिच देखा है ना? अब ये जो साइज ऑफ सेल है ना बेटा, इसका कोई रिलेशन नहीं होता है कि वो प्लांट सेल का है या वो एनिमल सेल का है या वो एलिफेंट का है या वो रैट का है या वो बिल्ली का है। समझ में आ गया? सो वी कैन से द साइज ऑफ सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हाथी है तो हाथी का सेल बड़ा होगा, चूहा है तो उसका सेल छोटा होगा, नहीं प्लांट्स छोटे हैं या ट्री बड़ा है तो उनका सेल बड़ा छोटा होगा, नो, द साइज ऑफ सेल इज रिलेटेड टू द फंक्शन, वो सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा कि जो नर्व सेल है वो कैसे होते हैं, लॉन्ग और ब्रांच। अब वो चाहे चूहे में हो, चाहे ह्यूमन बीइंग में हो, चाहे एलिफेंट में हो, उसका फंक्शन क्या है? फंक्शन है मैसेज ट्रांसफर करने का और मैसेज रिसीव करके वापस लाने का। दैट मीन्स कैसा होगा नर्व सेल? इट विल बी लॉन्ग एंड ब्रांच। मसल सेल कैसा होगा? इट विल बी spindle shape. Is that clear? So the size of cell doesn't depend upon the size of the organism, either it is a plant or animal. The size of cell depends upon the function which is it performing. Is that clear? So students, today we had discussed, we learned that how the cell was discovered. We can classify the cells on the basis of their shape, on the basis of their size, on the basis of their number, or on the basis of number we classify the organism in two types, unicellular, multicellular.
fine. In next video, we will discuss the structure and function of cell. Okay. Till then, revise what we learned today. Okay. Thank you everyone.